हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्र पॉडकास्ट। आज का हमारा टॉपिक स्पेशली बग बाउंटी हंटर्स के लिए और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट है देवांश बोडिया, जो कि हैकरऑन में एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं। ये बकराउड में 2020 में MVP भी रह चुके हैं। इन्होंने मल्टीपल सर्टिफिकेशन की हैं, जिसमें EWPTX, ECPPT जैसे सर्ट्स इंक्लूडेड है। ये कई सारे CV के ऑथर भी हैं। ये ट्विटर और मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना नॉलेज भी लोगों के साथ शेयर करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। थैंक यू देवांश भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Mahendra, for the opportunity. तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जैसे हैकर में आप एज अ ट्रैज के रोल के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आप डे टू डे बेसिस पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, एज अ ट्राइजर आप क्या वर्क करते हैं? Sure, Mahendra. So basically, एज अ ट्रेजर हमारा रोल ये रहता है कि जो भी रिसर्चर्स रिपोर्ट्स करते हैं, वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट्स करते हैं, जो भी बग्स रिपोर्ट करते हैं एज ए हैकावन प्लेटफॉर्म पे, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेनली उस बग्स को एनालाइज करना, उसको ट्रियाज करना और ये बताना कि वैसे ये जो हम रिपोर्ट हैंडल कर रहे हैं वो सही है गलत है, कस्टमर को एस्केलेट करना, रिसर्चर्स एंड कस्टमर्स के साथ बेसिकली बैक एंड फोर्थ और हेल्प करना उनकी कि एक बग जब हम रिपोर्ट करने से लेके जब तक एक बग फिक्स ना हो जाए, तो जो वो जर्नी होता है वो पूरा एज अ ट्रियाजर हम उसको हैंडल करते हैं और कस्टमर और हैकर को जितने भी बेस्ट हमारे से हो सकता है सर्विस प्रोवाइड करने को ट्राई करता है। ओके, तो उस प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं जहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट का सबमिशन होता है, मतलब सबमिशन से लेकर उसके रिजोल्यूशन तक आप कैसे हैंडल किया जाता है? श्योर। सो बेसिकली जब एक रिपोर्ट हमारे पास आती है, जब हम उसको हैंडल करते हैं, तो जैसे एक रिपोर्ट आती है तो हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि हमें उस रिपोर्ट को हैंडल करना होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने वो रिपोर्ट पिक कर लिया, एक रिसर्चर ने एक रिपोर्ट की, तो फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट आई है, हमें उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में हैंडल करना ही होता है। तो हमने जैसे वो रिपोर्ट पिक की, हम सबसे पहले उसके बेस स्टेप्स पढ़ते हैं, एनपीओसी ने जो अटैच की उसको पूरा एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि बेसिकली वो रिपोर्ट जो है डुप्लीकेट है कि नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है कि डर डूब तो ना हो। अगर वो रिपोर्ट डुप्लीकेट नहीं होती है तो प्रॉब्ली हम ये चेक करते हैं उसका सिक्योरिटी इम्पैक्ट है कि नहीं, कस्टमर का जो स्कोप है, जो आउट ऑफ स्कोप इश्यूज होते हैं वो भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि सर्टेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्स ये देखते हैं कि मानो फॉर एग्जांपल अगर एक्सेल फिक्सेस हुए फॉर एग्जांपल, वो आउट ऑफ स्कोप होता है, तो अगर उस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, तो कुछ इश्यूज आउट ऑफ स्कोप होते हैं, तो वो चीज आउट ऑफ स्कोप इश्यूज को होते हैं तो हम उसको भी एनालाइज करते हैं। जब हमने डुप्लीकेट आउट ऑफ स्कोप वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ कंप्लीट है, तो फिर हम रिपोर्ट पर एप्लीकेट करते हैं। तो रेप्लिकेशन के अंदर हम सारे स्टेप्स भाई रेप्लिकेट करने के बाद में हम कस्टमर को समराइज कर देते हैं कि हमने ये इशू हमने रेप्लिकेट कर लिया है, ये इसकी सिवियरिटी है और ये चीज हमें कस्टमर रिसर्चर ने प्रोवाइड कर दिया, वीडियो पीओसी सारी जो भी होते हैं स्टेप्स बना के कस्टमर को दे देते हैं। आफ्टर दैट कस्टमर उस पर एक्शन लेता है, उसको एनालाइज करता है, फिर अपने अकॉर्डिंग उस पर कमेंट ऐड करता है, मे बी वो उसको पीटीआर से ट्रियाज कर दे, अपडेट कर दे स्टेटस को, फिर वो हमें कोई एक्शन देता है, फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि ये एक्शन आपको कुछ इसमें और एडिशनल मानो, फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट टेक ओवर है तो उसमें एक्सेस अकाउंट टेक ओवर कैसे, तो हमसे पूछता है तो हम उसको बताते हैं कि इम्पैक्ट होता है नहीं होता है, या फिर कैसे करना होता है, कई बार वो पूछता है तो हम उसको ऊपर करके बताते हैं एंड उसको बताते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम कस्टमर के साथ में इंटरनली बग पे वर्क करते हैं कि क्या रिसर्चर ने रिपोर्ट किया, ये कहाँ तक इशू जा सकता है, अगर रिसर्चर चाहता है कि यार इसको रिपोर्ट किया मैं इसको और ये ले जा सकता हूँ एक मैक्सिमम एस्केलेशन तक, ATO तक, तो हम रिसर्चर को NMI करके देते हैं वापस रिपोर्ट की। हम उसको बोलते हैं कि नहीं, अगर आप इसको अकाउंट टेक बना सकते हो तो इसको अकाउंट टेक बना के दो, ताकि ताकि रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो ATO बन जाता है और कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि अगर ATO बन रहा है तो वो ऑब्वियसली से वो पूरा इम्पैक्ट ही चेंज हो जाता है रिपोर्ट का। तो ये सारी चीजें जब हो जाती है, कंप्लीट POC कंप्लीट बैक एंड फोर्थ हो जाती है, तो ये सारा एनालाइजेशन जब हो जाता है तो कस्टमर उसके बाद में इंटरनल टीम के पास जाके इशू को डिस्कस करता है, उस पर वर्क करता है, फिर उसके बाद में रजिस्टर को आके रिवॉर्ड करता है। रिवॉर्ड करने के बाद में सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में जब वो इशू रीटेस्टिंग फेज में आता है, जैसे इशू फिक्स हो जाता है तो कस्टमर रीटेस्ट दे देता है। तो रीटेस्ट हो सकता है कि वो रिसर्चर को दे, हैकर के ट्रियाज को भी दे। तो अगर वो हैकर के ट्रियाज को देता है तो हम वैलिडेट करते हैं उसको, अगर वो रिसर्चर को देता है तो रिसर्चर वैलिडेट करता है। तो अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो वो वापस रिपोर्ट ट्रियाज स्टेट में आ जाती है, PTR में आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर। फिर वापस से उसको जाके कस्टमर बैक एंड फोर्थ करके उसको फिक्स करता है। वेरेज अगर वो चीज रिजॉल्व हो जाती है तो कस्टमर उसको बेसिकली रिजॉल्व कर देता है एंड उसको रीटेस्ट का जो बाउंटी होता है वो पे कर देता है। तो ये पूरा जर्नी रहता है इसमें हमारा। तो बेसिकली कस्टमर की जो बेसिकली जो हैकर की रिपोर्ट आई है, हम उसको हैंडल करते हैं पूरा, कस्टमर को समराइज करके देते हैं, फिर कस्टमर के साथ हम बैक एंड फोर्थ करते हैं, रिसर्चर की बात सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, डिस्कस करते हैं इंटरनली। तो अगर कस्टमर को लगता है कि इसकी रिपोर्ट ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा हाई सीवियरिटी की है, तो कस्टमर उसको चेंज कर सकता है। उनके पास में पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है कस्टमर के पास में कि नहीं, वो सीवियरिटी कैन बी चेंज इजीली, हम हमारे अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो वो सारी चीजें होती है कि रिपोर्ट आने से लेके वैलिडेशन से लेके इंटरनल डिस्कशन लेके तक सारा का सारा जो वर्क होता है इस तरीके से वर्क करता है।
तो जो बाउंटी का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली रिजॉल्व होने के बाद ही बाउंटी इशू की जाती है ना, उससे पहले तो? सो बेसिकली ऐसा होता है, कुछ कस्टमर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस कि वो लोग तुरंत अगर इशू वैलिड है और ना रेप्लिकेट कर लिया इंटरनली तो तुरंत बाउंड्री पे कर देते हैं। कुछ कस्टमर्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि पूरा इशू फिक्स हो जाए, रीटेस्ट हो जाए, और फिर वो एक साथ उसका रीटेस्ट प्लस उसको बाउंड्री दोनों एक साथ प्रोवाइड करें, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, उनका अपना क्राइटेरिया रहता है। ओके। हैकर और प्लेटफॉर्म पर जो भी वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट आती है, आप उनकी कैटेगरी और उनकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हो? ओके, सो जो कैटेगरीज होती है मेजरली वो डिपेंड होती है दो टाइप्स में, हम जो डिपेंड करते हैं। एक होते हैं कि टेक्निकल साइड में SQL इंजेक्शन हो गए, फिर XSS की बात कर रहे हैं, XXC हो गई, SSR हो गई, ये सारे टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज हो गए जो कंप्लीटली डिफरेंट जो हम कैटेगरी में रखते हैं। वेयर जो बिजनेस लॉजिक और आइडर्स होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं। तो हम जनरली आइडर्स और बिजनेस लॉजिक को हम मीडियम में करते हैं एज ए ट्रियाज। Whereas जो टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज होती है, अगर उसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा सेंसिटिव होता है, राइट, अगर SQL इंजेक्शन या हम DB से अंदर से कंटेंट रीड कर पा रहे हैं, XSS से AT कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस चीज है वो हाई क्रिटिकल की तरफ पुश होगी। तो बिजनेस लॉजिक अपने बेसिकली एक्सेस कंट्रोल में हम बात करें तो मीडियम की तरफ उसको पॉइंट करते हैं मेजरली, और वेयर जो क्रिटिकल टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज जो ज्यादा क्रिटिकल होती है तो उसको ज्यादा हाई या क्रिटिकल की तरफ पुश करते हैं। ओके। तो आप किसी ऐसे पर्सन को क्या एडवाइस देंगे जो HackerOne को वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करने के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम वो एज अ रिपोर्टर आ रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ ऐसी एडवाइस? श्योर, सो बेसिकली मैं जो रिसर्चर्स उनको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं एक चीज देखता हूँ कि रिसर्चर्स जो अपना रिपोर्ट लिखते हैं उसमें क्लियरली स्टेप्स काइंड ऑफ मेंशन नहीं करते, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद ये क्रेडेंशियल्स, फॉर एग्जांपल कई बार ये होता है कि वो लोग किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ये रोल चाहिए होते हैं टेस्ट करने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि हमें बताते नहीं है प्रॉपर स्टेप्स में, कि ये बोलते हैं कि एप्लीकेशन में लॉगिन कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बट हमको, आप जब तक एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल या ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो गए तो आपको ऐसे ट्रियाजर बताना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतनी रिपोर्ट्स वर्क करते हैं तो हमें पता नहीं होता कौन सी एप्लीकेशन में कौन से एक्सेस कंट्रोल होते हैं, कहाँ पे किस तरीके से हार्डवेयर इंप्लीमेंट होते हैं, तो आपको बताना चाहिए कैसे क्या इंप्लीमेंट होता है, प्रॉपर स्टेप्स मेंशन करने चाहिए। ऑल्सो ये भी बताना चाहिए कि भाई आप जो समरी या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो अपना, उसमें आप कौन से फॉर एग्जांपल आपको आइडोर मिला था, आप एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे आपको आइडोर मिला, तब मैं मेंशन करो उसके अंदर HackerOne के मार्कडाउन के थ्रू कि यहाँ इस एंड पॉइंट पे मुझे आइडोर मिला है, ये पैरामीटर है, ये API एंड पॉइंट है, पूरा उसको मेंशन करो, समराइज करो क्या इम्पैक्ट है, क्या लीक हो रहा है, उसको समरी में प्रॉपर 2 से 3 लाइन का जो समरी लिख रहे हो उसको प्रॉपर कंसाइज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर लिखो कि कहाँ पे हो रहा है, किस फंक्शनलिटी पे हो रहा है, कौन से API एंड पॉइंट पे हो रहा है, कौन से उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये चीजें लिखनी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए। वीडियो POC हमेशा डालो, क्योंकि कई बार रिसर्चर्स वीडियो POC नहीं डालते हैं तो उससे क्या होता है कि कई बार मल्टीपल आरबैक होते हैं, मल्टीपल इश्यूज आते हैं रेप्लिकेशन में, तो फिर इतना क्लैरिटी नहीं मिलता। तो पॉसिबल ये है कि आप अपना अच्छे से वीडियो POC डालो, अपना स्टेप्स पूरा दिखाओ। थर्डली मैं ये बोलूंगा कि रेट लिमिटिंग बहुत सारे रिसर्चर्स में देखता हूँ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट रेट लिमिटिंग रिपोर्ट करता है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप रिपोर्ट करो, बट ऐसा है कि रेट लिमिटिंग हो गई, ये सारे सर्टेन इश्यूज क्या होते हैं कि जनरली आउट ऑफ स्कोप होते हैं, कस्टमर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, या लो इश्यूज जो होते हैं इस तरीके के, तो इसको आप रिपोर्ट करने के बजाय रादर देन आप ऐसे इश्यूज पे फोकस करो, बिजनेस लॉजिक आइडर्स पे, जिसपे आपका स्किल सेट भी बढ़े और आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़े। तो यही लाइक मेरा सजेशन रहेगा कि प्रॉब्ली ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए एज अ न्यूबी, कि आप रादर देन रेट लिमिटिंग इश्यूज आप क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए रादर देन क्या कहते हैं क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ बग्स बस डालने। अपना टाइम में एप्लीकेशन को पूरा असेस करो और फिर आप अपना स्टैंड पॉइंट रखो, वो ज्यादा बेटर है। ओके। बग बाउंटी हंटर्स वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करते टाइम उनकी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, नॉट जस्ट न्यू वन, जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी? श्योर, सो बेसिकली कॉमन मिस्टेक्स मैंने 2-3 देखी है कि सबसे पहले वो लोग क्या है कि बग को चेंज नहीं करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमें कोई बिजनेस लॉजिक मिला या एडर मिला तो वो एक एंड पॉइंट पे लाके छोड़ देता है। कई बार क्या होता है उस एंड पॉइंट को चेंज करके या फिर प्रिविलेज एस्केलेशन करके कुछ और सेंसिटिव चीजें कराई जा सकती है, जिसके थ्रू उनका बाउंड्री का जो जैसे अभी आइडोर है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार मीडियम पे रहे, अगर उसके थ्रू कुछ और भी सेंसिटिव ऑपरेशन आप करा सकते हो वी कैन पुश इट टू, इवन अगर आप PII लिख करा दोगे तो क्रिटिकल हो जाएगा, और अगर आप बहुत से कुछ इंटरेस्टिंग करा पा रहे हो तो हाई भी जा सकते हैं। तो अपना बग का जो एस्केलेशन है एप्लीकेशन पे जो रिसर्च कर रहे हो बग सबमिट करने से पहले वो पूरा रखो, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन पे जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना आप उस एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करोगे, उतनी उस फंक्शनलिटी को भी अंडरस्टैंड करोगे। तो पहला पॉइंट तो ये बोलूंगा कि जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अपना एस्केलेशन वाला जो पार्ट है, चेनिंग का पार्ट, उसको इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि उससे आपका बाउंड्री इंक्रीज होता है इम्पैक्ट से। कस्टमर भी बेसिकली फिर देखते हैं कि आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज ये है कि मैं ये भी देखता हूँ कि
लोग हैकर के मार्कडाउन को अच्छे से यूज नहीं करते। अभी भी हैकर का जो मार्कडाउन है बेसिकली, उनसे लोग अगर यूज कर ले कि कौन से फीचर पे क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें यहाँ से ये करा सकते हो, तो उससे क्या होता है कि कंसाइज चीजें हो जाती है और क्लैरिटी मिलती है ट्रियाजर की। ये बेसिकली रिपोर्टर ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ से ये चीज कर रही है, यहाँ से ये हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि इवन कस्टमर और ट्रियाजर का जो रिपोर्ट रीडिंग का जो एक्सपीरियंस होता है और हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ईजन अप हो जाता है और उस पर एक्शन फटाफट ले सकते हैं। वरना क्या होता है कि बार बार रिपोर्ट का हमें भी एनएमआई करना पड़ता है, रिसर्चर से स्टेप मांगने पड़ते हैं, फिर वीडियो पीओसी मांगनी पड़ती है, फिर हम उससे और चीजें पूछते हैं। तो क्या होता है कि इवन रिसर्चर को भी बार बार पूछे तो उनके लिए भी टाइम, उनका भी बेसिकली इंप्लीमेंट होता है उसमें कि नहीं हमारा भी टाइम लग रहा है, बार बार बैक एंड फोर्थ हो रही है, चीजें देनी पड़ रही है। तो इट्स बेटर कि आप एक ही रिपोर्ट को कंसाइज जितना हो सके, डिटेल्ड हो सके और वीडियो पीओसी के साथ आप करोगे तो उसमें कस्टमर ट्रियाजर सबको ईजी हो जाएगी वो चीज। और थर्ड और लास्ट चीज ये बोलूंगा कि मैं ये देखता हूँ मेजरली ट्रेंड की लोग मेजरली आइडोर्स बिजनेस लॉजिक्स को हिंट ज्यादा करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट कई बार देखता हूँ कि टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज भी ऐसी चीजें होती है जो लोग मिस कर जाते हैं, जिसमें बाउंड्री ज्यादा मिलती है कम्पेयर टू बिजनेस लॉजिक एंड आइडोर। तो पॉसिबल होता है बिजनेस लॉजिक आइडोर्स भी करो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन और सही चीज है, वो कोई दिक्कत नहीं। बट आप अपने टेक्निकल स्किल सेट जैसे एक्सेस को अकाउंट टेक ओवर कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप टेक्निकल बग्स करोगे नहीं तब तक आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और डिटेलिंग पता नहीं चलेगी कि कोई बग क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, किसको किस तरीके से उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ओके। जैसे एज ए ट्रियाज आप चैलेंजेस क्या फेस करते हो, जैसे रिप्रोड्यूस ऑफ पीओसी, और कई बार ऐसा होता है कि रिसर्चर्स फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फ्रस्ट्रेशन सारी ट्रियाजर्स पर निकालते हैं, एनालिस्ट पर निकालते हैं। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है? तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है कि जो रिसर्चर पॉइंट्स होते हैं कि इनिशियल 3 चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये रहता है कि सबसे बड़ा कि जब रिपोर्ट आती है तो उसका पीओसी और उसका पीओसी बिल्कुल क्लियर नहीं होता, स्टेप्स बिल्कुल सही से लिखे नहीं होते। तो अब मेरे को एज अ ट्रियाजर जाके एप्लीकेशन पे जाके सारा रिसर्च करना पड़ता है कि एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है। बेसिकली एक तरीके से मैं हंट कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हंट कर रहा हूँ उस रिपोर्ट में, जो कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एज अ ट्रियाजर हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि जो बंदे ने रिसर्चर ने रिपोर्ट कैसे लगना चाहिए कि उसको पता है वो कर क्या रहा है। अगर वैसे ट्रियाजर में जाके रिपोर्ट, अगर मैं रिपोर्ट को देख रहा हूँ, मैं ही हंट कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन पे जाके, तो उसका मतलब ये है कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स अभी अप टू द मार्क नहीं है। तो उससे क्या होता है कि बैक एंड फोर्थ इतनी क्रिएट होती है कि रिसर्चर वाला एक्सपीरियंस भी जो होता है उनको भी लगता है कि यार ट्रेजर बार बार आके हमसे पूछी जा रहा है। बट अंटिल अनलेस हमें कोई चीज रिक्वायर्ड होगी हम डेफिनेटली कोई पूछेंगे, क्योंकि हमें पूरा इम्पैक्ट उसका समझना होता है। जो फर्स्ट चीज इसकी रिपोर्टिंग। सेकेंड थिंग हम ये बोलूंगा कि लोग क्या करते हैं कि कई बार वीडियो पीओसीज वगैरह अटैच नहीं करते, मार्कडाउन ढंग से यूज नहीं करते हैं। तो कई बार फॉर एग्जांपल वो पैरामीटर फॉर एग्जांपल मिस कर देंगे, कई बार एंड पॉइंट डालना भूल देंगे, कई बार बोल देंगे कि इस फीचर पे ये बग है। कई बार क्या होता है किसी फीचर पे जब कोई बग डालते हो तो आप क्या होता है कि उसके अंदर मल्टीपल एपीआई एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल पास हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इशू एग्जिस्ट करता हो, तो उसको भी मेंशन करना रिपोर्ट में जरूरी है। कई बार रिसर्चर्स कहते हैं स्पैम करते हैं, 10 रिपोर्ट बना देते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के या एंड पॉइंट्स से। तो आप अगर उसको एक साथ ही मेंशन कर दोगे ना रादर देन स्पैमिंग, तो उससे क्या होगा कि आपको एज अ ट्रियाजर हम ये कर सकते हैं, बेस्ट सपोर्ट देते हैं कि आप ये बोल देंगे कि आप इस एक इतने नंबर ऑफ इश्यूज हमें रिपोर्ट हुए हैं, इसको सिंगल रिपोर्ट करके इस क्रिटिकलिटी को हम हाई या क्रिटिकल करते हैं बेस्ड ऑन द जो भी वर्क का इम्पैक्ट हो, ताकि रिसर्चर को जो बाउंड्री पूल है उसको हाईएस्ट बाउंड्री पूल दे सके। और डेल एनालिसिस वरना क्या होता है कई बार कस्टमर वो ट्राई होते हैं कि नहीं ये बंदा स्पैम कर रहा है तो वो रिपोर्ट को क्लोज कर दे या डुप्लीकेट मार्क कर दे, तो इसमें एज अ रिसर्चर आपका एफर्ट वेस्ट होता है। तो एज अ ट्रियाजर मैं ये रिकमेंड करूंगा रिसर्चर्स को कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो तो आप उस एक रिपोर्ट पे अपना सारा रिसर्च अपना स्किल सेट उसमें इंप्लीमेंट करके आप बता दो कि ये चीज होती है। देन फिर वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम आपको असिस्ट करने की पूरी ट्राई करें कि नहीं ये चीज को हम क्रिटिकल या हाई की तरफ पुश करें ताकि आपका जो मेहनत है हम उसको रिवॉर्ड कर सकें। ओके। तो ऐसे कौन से कॉमन रीजंस होते हैं जिनसे कि रिपोर्टेड वल्नरेबिलिटी को या तो डुप्लीकेट या नॉट एप्लीकेबल मार्क कर दिया जाता है? बग बाउंटी हंटर्स इन इशू को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और सक्सेसफुल सबमिशंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि एज अ रिसर्चर मैंने मेरे साथ साथ सभी हंटर्स ने ये फेस किया है कि बहुत बार रिपोर्ट्स डुप्लीकेट हो जाती है या नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। श्योर। सो बेसिकली मैंने जो देखा है जो इन्फॉर्मेटिव जो कुछ सर्टेन इश्यूज होते हैं जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जैसे रेट लिमिटिंग हो गई, हाईली रिकमेंड पीपल की रेट लिमिटिंग कम रिपोर्ट करे, क्योंकि रेट लिमिटिंग ऑलरेडी रिपोर्टेड होते हैं, कई प्रोग्राम उसका आउट ऑफ स्कोप कंसिडर करते हैं, इवन उस पर एक्शन भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप ज्यादा स्पैम कर रहे हो। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अब ये रेट लिमिटिंग के इश्यूज हो गए, मिसिंग एसएसएल टीएलएस मिसकॉन्फ़िगरेशन लोग रिपोर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद में जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई की रिपोर्ट करते हैं जो उनको खुद को नहीं पता कि उसका कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं, अनटिल अनलेस उसका इम्पैक्ट हो।
तो ये सारे इश्यूज ना रिपोर्ट करें। रादर देन मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप फोकस कर रहे हो बिजनेस लॉजिक आइडियाज पे करना चाह रहे हो आप करो, लेकिन एप्लीकेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फंक्शनलिटीज को समझ सको। और ज्यादा से ज्यादा, या तो मैं एज ए रिसर्चर मैं ये बोलूंगा दो तरीके होते हैं या तो हंट करने के, या अदर देन आप एप्लीकेशन पे टाइम स्पेंड करो फंक्शनलिटी टू फंक्शनलिटी डिटेल अंडरस्टैंडिंग से, तब आपका बाउंटी पूल या बाउंटी चांस सही सक्सेसफुल सबमिशन का इंक्रीज होता है। रादर देन दूसरा मेथड ये होता है कि आप रिकॉन करो। अब रिकॉन में ऑलरेडी लोग जावास्क्रिप्ट पे सेंसिटिव की एपीआई कीज रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें डुप्लीकेट के चांसेस हो रहे हैं क्योंकि आजकल हंटर्स ये सब भी कर रहे हैं, राइट, कि रिकॉन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होता ही है, हम्म। डुप्लीकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। रादर देन एप्लीकेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करके एक्सेस कंट्रोल पे CRUD ऑपरेशंस पे अगर ज्यादा फोकस करो और अपने टेक्निकल स्किल सेट पे ज्यादा फोकस करो चेंजिंग के साथ में, तो आपको ज्यादा चांस होता है कि आप बाउंटी अपना इंक्रीज कर सको। और दूसरी चीज ये बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लार्ज स्कोप का हंट अगर आप कर सकते हो, अगर आपका रिकॉन और आपका माइंडसेट अच्छा है एक एप्लीकेशन में स्पेंड करने का, तो लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि वहीं पे आपका बस बेटर एक चांस होता है कि आपको वहां पे वैलिड बग्स मिले और डुप्लीकेट ना मिले। ओके। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज कौन से रिपोर्ट होती है बेस्ड ऑन वास्प? So basically जो majority of the vulnerabilities जो मैं देखता हूँ triage is majorly access control and IDORs and business logics जो सबसे ज्यादा रिपोर्टेड होती है। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी जो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा रिपोर्ट होती है। सेकंड जो कैटेगरी रिपोर्ट होती है जो मैं देखते हैं टेक्निकल में SQL इंजेक्शंस वगैरह भी आती है आजकल। एक्सेसेस इज आल्सो वेरी मच रिपोर्टेड विद अकाउंट टेकओवर्स, फाइल अपलोड्स काफी इश्यूज रहते हैं। तो ये मेजर क्लास ऑफ इश्यूज रहते हैं। वेरएज ये हमारे वेब में रहते हैं, मोबाइल के अंदर भी हमारे एक्सेस कंट्रोल एंड चीजें तो कॉमन रहती है, बट वेरएज डीप लिंक्स के इश्यूज काफी आते हैं हमारे पास में, वेब व्यूज पे इश्यूज काफी अच्छे आते हैं। तो मोबाइल में डीप व्यूज एंड वेब व्यूज, डीप लिंक एंड वेब व्यूज इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इश्यूज जो हमारे पास आते हैं। तो एसक्यूएल और एक्सएससी जैसी वल्नरेबिलिटीज तो एक्सटिंक्ट होती जा रही होगी अब तक, क्योंकि ऑलमोस्ट। राइट, तो SQL इंजेक्शन फिर भी हमारे पास थोड़ा बहुत आते हैं, वेरेज हमारे पास जो XXC है वो तो ऑलमोस्ट मिल ही हो गया, वो तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही हो गया ये यू से। इवन CSR भी बहुत कम होता जा रहा है, बट हाँ मतलब अगर आप बात करोगे कोई क्लास खत्म ही हो रहा है, देयर इज XXC फॉर श्योर। What are some common misconceptions or misunderstanding that bounty hunters may have about the triage process? Sure. So sometimes I feel कि एज ए रिसर्चर में लगता है कि ट्रियाजर उनकी रिपोर्ट्स को सही तरीके से असेस नहीं कर रहे, लाइक कई बार रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे। फर्स्ट थिंग आई कैन अंडरस्टैंड, कई बार लोगों को लगता है कि यार ट्रियाजर उनकी रिपोर्ट सही से पढ़ नहीं रहे। सेकेंडली उनकी सिवियरिटी सही से सेट नहीं हो रही है, प्रॉम्प्ट अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर कस्टमर के साथ में कोई इशू आया है जैसे हम उसको फॉर एग्जांपल कभी क्लोज कर देते हैं कि नहीं है इसे कस्टमर को रेज कर दें, ताकि एक बार उन्हें कलेक्टिव डिसीजन लेने को मौका मिले कि नहीं ये बात सही है कि नहीं, फिर उसके कस्टमर जो डिसीजन ले तो वो उनको फेवर में उनको रहे कि नहीं एटलीस्ट मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिली कि मेरा बग बेसिकली कस्टमर तक पहुंचा। तो ये चीज रिसर्चर को लगता है कि कि उनका ये पॉइंट कहीं ना कहीं ये सही भी है, बट कभी ना बट ये भी मैं ये बोलना चाहूंगा रिसर्चर्स को कि कई बार क्या होता है कि आप जब रिपोर्ट करते हो तो उसमें आप कंटिन्यूसली लाइक अपडेट्स के लिए बोलते हो कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ, एनी अपडेट्स, या फिर आप बोलते हो कि नहीं कि ये जो मैंने बग रिपोर्ट की ये सही है, इसकी सिवियरिटी ये होनी चाहिए। तो ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसे ट्रियाजर हमारे हाथ में होती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पॉइंट से सिवियरिटी हो गई या फिर कोई बग को रीओपन करने का हो गया, जैसे रिपोर्ट क्लोज करने का, हम उसको ओपन करते हैं और मैं करता भी हूँ स्पेसिफिकली। तो एज ए रिसर्चर मैं यही बोलूंगा कि कई बार क्या पेशेंस भी इंपॉर्टेंट होता है कि अपने पॉइंट को समझाना इंपॉर्टेंट, किस तरीके से आप समझा रहे हो, सिवियरिटी हो चाहे वो रिपोर्ट को वापस रीओपन करना हो, अपने पॉइंट को रखने का भी एक स्किल होता है जो हर रिपोर्टर में नहीं होता। अगर हम उसको सही तरीके से हम बताए ट्रेजर को ये हो रहा है, इससे ये इम्पैक्ट हो सकता है, आप एक बार बोलो तो कस्टमर को भी रिपोर्ट सेंड कर दो, तो एज एक बार हमें अगर वो रखते हैं कि नहीं वाकई रिपोर्ट इज समथिंग दैट इम्पैक्ट कर सकता है कस्टमर को, तो हम डेफिनेटली उसको रीओपन करके हम उसको कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, कस्टमर से इंटरनली बैक एंड फोर्थ करके आपका स्टैंड पॉइंट भी रखते हैं। तो एज ए रिसर्चर को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ओपन टू कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अपना पॉइंट रखे, अच्छे से कम्युनिकेट अच्छे से करे, ताकि हम उनका भी पॉइंट रख सकते हैं, हम कस्टमर का पॉइंट भी उनको पास रख सके, ताकि दोनों एंड हम दोनों को सेटिस्फाई कर सके, नहीं कि ये चीज उनका भी पॉइंट हम सुन रहे हैं और कस्टमर का पॉइंट भी हमें सुन रहे हैं, ये चीज। जो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बेसिकली ट्रियाज टीम पर और एनालिस्ट पर, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं। श्योर, सो बेसिकली मैंने चीज देखी कई बार रिपोर्टर पे रिसर्चर्स थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा ज्यादा आउट ऑफ द वे हो जाते हैं चीजों को लेके।
उनका फ्रस्ट्रेशन ही बेसिकली वो होता है कि कि इस चीज को लेके वो हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मानो कि आप कोई इशू रिपोर्ट कर रहे हो, आप एक कस्टमर को, अगर आप ये चीज कर रहे हो बेसिकली, अब अगर आप कंटिन्यूसली ये चीज करते रहोगे तो आपको कस्टमर बेसिकली आपको एक प्रोग्राम से बैन कर देगा। अगर आप एक प्रोग्राम पे फिर बैन हो जाओगे तो फिर आप प्लेटफॉर्म पे बैन होने के चांस पे भी आप आ जाते हो कि आप कंटिन्यूसली अगर ये चीजें कर रहे हो। तो मीडिएशन बेसिकली इस चीज को देख लेता है कि यार ये बंदा कंटिन्यूस कस्टमर को थ्रेटन कर रहा है या फिर उनको एग्रेसिवली उन पे रिपोर्ट डिस्क्लोज करने की धमकी दे रहा है, ऐसे भी कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज हाईली लाइक सीरियस वायलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन होता है। तो ये चीजें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आपको हमेशा जो भी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन होते हैं, जो भी अपना पॉइंट है उसको अच्छे से रखना आना चाहिए। कई बार हो सकता है कि आपका जो पॉइंट है वो एज ए ट्रियाज हो सकता है कि कुछ केसेस में 10 में से एक बार हो सकता है कि हम मिस हो सकता है, नहीं भी हो सकता, रिपोर्ट नहीं बनता केस, बट उससे मतलब ये नहीं है कि अपन एज अ एथिकल हैकर है, राइट? हम एज अ बाउंटी हंटर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं, हम एक वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, सिक्योर करके। तो हमको जो हमारा वो एथिकल वाला जो होता है वो चीज हमें याद रखना चाहिए कि हम कस्टमर्स के साथ हेल्प करें, ट्रियाजर्स को भी हेल्प करें, ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो भी सिक्योरिटी पोस्चर है वो बेटर हो सके। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमारा एथिक्स हमेशा हमें मेंटेन रखना चाहिए, सही से बात करें, सही से अपना पॉइंट रखें। फ्रस्ट्रेशन आती है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपको अगर डिसीजन से अगर आप लगता है कि नहीं ट्रियाजर सही नहीं है इस डिसीजन पर, तो आप अपना मीडिएशन रेस कर सकते हो कि मेरे को लगता है कि ये बहुत सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, ऐसी सिक्योरिटी सही नहीं है। तो उस केस में आपको मीडिएशन भी सपोर्ट करेगा। बट द पॉइंट इज कि आप अपना पॉइंट रखो, अच्छे से रखो और उसको समझो दोनों पॉइंट को, ताकि आपको भी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का भी फेस नहीं करना पड़े, बैन फेस ना करना पड़े, ना हमको ये सब चीजें करनी पड़े कि हम भी बैन करें सोचर को, हम भी नहीं चाहते, राइट? कई बार हो जाता है ऐसी चीजें, बट ऐसा ना हो तो बेटर है, हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। तो जो लोगों को भी, जो भी रिसर्चर्स को ये लगता है कि ट्रियाज टीम हमारे साथ हमारी रिपोर्ट्स को सही से चेक नहीं करती, ऐसा नहीं होता है। तो ट्रियाज टीम बेसिकली फोकस्ड होती है आपकी रिपोर्ट की तरफ। वो लोग चाहते हैं बेसिकली, जैसे देवांश भाई ने बताया कि ये लोग चाहते हैं कि आप रिपोर्ट्स, अच्छी रिपोर्ट्स करें, वल्नरेबिलिटीज़ सही से उनको फाइंड करें, चेनिंग करें वल्नरेबिलिटीज़ की, ताकि ये लोग आगे कस्टमर्स को बता सकें कि ये वल्नरेबिलिटी की ये सेवरिटी है, और उस बेस पे आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एज अ रिसर्चर, अरे ट्रायज टीम काम नहीं कर रही है, ये लोग हमारी रिपोर्ट्स को चेक नहीं करते हैं, ये लोगों का अंदर इंटरनल कुछ ऐसा चल रहा है कि ये रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे या ये हमें रिवॉर्ड नहीं देना चाहते हैं। तो ट्रियाज टीम का उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, बेसिकली कस्टमर पे डिपेंड करता है, कस्टमर टू कस्टमर, कि वो लोग किस तरीके से रिपोर्ट को रिस्पॉन्ड देंगे। क्या उनको सच में उस रिपोर्ट पे कोई क्रिटिकलिटी लग रही है, क्या उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट होगा। तो उस बेस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। एज अ ट्रियाज इनका काम यही होता है कि रिपोर्ट्स को फॉरवर्ड करना, उनको असेस करना और उसको मिटिगेट करना और रिजॉल्व करना। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करें तो जेंटली बिहेव करें, रिपोर्ट्स को अच्छे से डॉक्यूमेंटेड करके देन रिपोर्ट सेंड करें, ताकि टीम को भी इजी रहे कि वो वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे रिपोर्ट को ट्रैच करने में। Absolutely. Apart from H1 analyst और product security analyst, outside of the world of cyber security, आप कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ? क्या आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट है? Sure. So basically, besides the work life, और मेरी कुछ हॉबीज है बेसिकली, लाइक मेरे को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, म्यूजिक वगैरह समथिंग, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत हैंग आउट कर लिए जाके वीकेंड्स पे। तो दैट इज समथिंग मैं कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा चिल भी रहे एंड थोड़ा चेंज भी होता रहे काम के साथ में। वगैरह थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो मैं अपने आप को ये प्रिपेयर रखता हूँ कि जैसे कोई भी नई वल्नरेबिलिटीज आ रही हो, रिसर्च आ रही हो, हमको उसको कॉन्स्टेंटली रीड करना है। एटलीस्ट वीकेंड पे अगर हमको टाइम मिल रहा है तो मैं शेड्यूल बना देता हूँ कि मैं अपने वीकेंड पे 1 घंटा एक नई सीवी आई है, नया जीरो डे आया, फिर कोई नया चीज मुझे सीखना है, तो डेडिकेटेडली मैं उसके लिए अपना शेड्यूल बनाता हूँ कि यार मेरे को दिन में 1 या 2 घंटा इसको सीखने में देना है, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, और इसमें अपना फोकस रखता हूँ ताकि नई स्किल्स भी पिक हो सके। और कोई नया रिसर्च आता है तो वीकेंड पे कोई नई बग रिपोर्ट मुझे पढ़नी होती है, तो मैं वीकेंड्स पे अपना टाइम मैनेज कर लेता हूँ कि यार मुझे ये बग क्लास पढ़ना है या फिर ये चीजें मुझे रिसर्च करनी है और देखनी, ताकि मैं कॉन्स्टेंटली जो भी मार्केट में नई या फिर वल्नरेबिलिटीज आ रही है या फिर नए जीरो डेज एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उससे कॉन्स्टेंटली अवेयर रहूँ, एंड जो भी रिसर्च हो रही है उसके साथ में अपडेटेड भी रहूँ। ओके, एट द एंड क्या टिप्स देना चाहेंगे आप इंडियन बग बाउंटी हंटर्स को, कि ताकि वो और अच्छे से अपनी प्रोफाइल को और अपने रेपुटेशन को ग्रो कर सकें?
श्योर। सो बेसिकली मेरा ये टिप्स रहेगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट अभी है कि जब आप इश्यूज रिपोर्ट करो तो एप्लीकेशन को इस तरीके से, मतलब आप एप्लीकेशन पे रन कर रहे हो तो अंडरस्टैंड करना चाहिए एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, उसका कोर लॉजिक क्या है और ऐसा क्यों हो सकता है। उससे क्या होता है, जब आप एक इशू रिपोर्ट करते हो तो आपको उसको रूट कॉज के साथ में कहाँ तक चेन करके ले सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे आपके हायर अमाउंट ऑफ बाउंड्री मिलने का चांस सडनली इंक्रीज हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कस्टमर आपकी रिपोर्ट पढ़ता है उससे उसको ये लगता है कि ये बंदा मेरे प्रोडक्ट को समझ रहा है एक्चुअली में, राइट। तो जो बंदा किसी प्रोडक्ट को समझ रहा होता है और एक बंदा से जो जाके हंट कर रहा होता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप एक प्रोडक्ट को समझ के उसकी फंक्शनलिटीज को डिटेल करना स्टार्ट करते हो, मैप करना स्टार्ट करते हो, तो देयर इज हाई अमाउंट ऑफ चांस कि आप बिजनेस लॉजिक्स को इंक्रीज करते हो एक एप्लीकेशन के अंदर। तो उससे आप एक इशू को जब टारगेट करो तो आपको वहां से दूसरा इशू मिलने का चांस रहता है। तो एप्लीकेशन की डिटेलिंग और उसकी वर्किंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, फर्स्ट थिंग आई थिंक। सेकेंडली मैं ये बोलता हूँ कि रिपोर्टिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने अच्छा रिसर्च करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपको सही से उसको फॉर्मेट करके लिखना नहीं आता, प्रेजेंट करना नहीं आता, उसका फिर वो उस तरीके से इसका इम्पैक्ट क्रिएट भी नहीं होता ना कस्टमर को ना एज अ ट्रियाजर। हमको इर्द गिर्द बैक एंड फोर्थ एनएमआई करना पड़ता है, आपको भी कन्वीनियंस की इशू होती है, हमें को भी बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है, हमें भी दिक्कत आती है नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमको फिर कस्टमर को बताना पड़ता है। तो अगर आप ये सारी चीजें खुद एनालाइज एक बार कर सकोगे कि एप्लीकेशन में ये फंक्शनलिटी इस तरीके से यूज करने से ये बिहेवियर हो रहा है, इस तरीके से यूज करने से ये हो रहा है, और अगर आपको लग रहा है कुछ वियर्ड हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट में लिख दोगे, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर को लगेगा कि नहीं यार इसने ये चीज लिखी है, दिस इज समथिंग टू बी नोटेड एंड आई कैन टेक अ लुक एट इट, कि यार ये चीज ऐसी होगी। तो उससे क्या होता है, ट्रियाज को भी ये चीज समझ पड़ेगी कि नहीं इस तरीके से कुछ हो सकता है और इससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। कई बार ऐसे भी मैंने देखा है कि कई बार कुछ इशू रिपोर्ट कर दिया और उससे इंटरनली कस्टमर को और इशू दिख गए, सिर्फ एक रिपोर्टर की एनालिसिस के थ्रू और उसके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एक एंड पॉइंट पे या फिर एक फंक्शनलिटी पे। तो उससे फिर कस्टमर ने उसको उस इश्यूज के लिए भी रिवॉर्ड किया जो उसको इंटरनली दिखे हैं, उसको क्रिटिकल करके। तो दिस समटाइम्स हेल्प्स रियली लॉट कि आपको आपकी हंटिंग जर्नी में, आपके स्किल सेट की जर्नी में। थर्ड थिंग मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कंटिन्यूसली मैं इंडियन हंटर्स को अपनी यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को अपस्किल करते रहे, क्योंकि मैं मेजरली देखता हूँ कि हमारी जो यंग हंटर्स की जो जनरेशन है वो एपसेक पे फोकस करती है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपने स्किल्स को थोड़ी डाइवर्सिफाई करें, वेब से मोबाइल पे जाए, क्योंकि मोबाइल में कम हंट होता है। मोबाइल हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो, बाइनरी हो, उन पे बहुत कम रिपोर्ट्स आती है, तो बहुत कम कॉम्पिटिशन रहता है और बाउंटी पूल ज्यादा अच्छा रहता है, आपके पास बाउंटी मिलने का चांस ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जिसमें कम बंदे होंगे इसमें बाउंड्री मिलने का चांस ज्यादा होगा, और वेरस आपका जो खुद का नाम है और ब्रांड वैल्यू है अपना, उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हो कि नहीं यार मैं इसमें कंटिन्यूसली अच्छी रिपोर्ट कर रहा हूँ। कस्टमर भी आपको देख बोलेगा कि नहीं यार दिस गाय इज द वन, ये मेरे एसेट्स को कर रहा है तो ये मेरे को प्रेफरेंस देगा आपकी रिपोर्टों पे। तो दैट इज समथिंग व्हाट आई वुड रिकमेंड पीपल टू अब अपनी स्किल सेट को डाइवर्सिफाई करें, कॉन्स्टेंटली अपस्किल करें। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। अभी जो हमारा ट्रेंड है साइबर सिक्योरिटी का, अपने आप को अपस्किल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो रिसेंटली मैंने जो स्टोरी ड्रॉप करी थी उसमें पूछा था कि एज अ ट्रायजर कैसे, मतलब हैकरॉन में अप्लाई करना हो, अगर किसी को ट्रायजर बनना हो तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? श्योर। सो बेसिकली हैकरवन का जब पोजीशन आता है सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो वहाँ पे उनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है करियर पेज पे, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपके प्रोसेस होते हैं 4 to 5, मतलब 5 राउंड्स होते हैं अराउंड। तो उस 5 राउंड्स में डिपेंडिंग ऑन दी आपका एचआर हो गया या फिर आपका फॉर एग्जांपल सीनियर लेवल मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन भी होता है, ट्रियाज राउंड भी होता है। तो सारे ये आपके 5 राउंड में होता है। बेस्ड ऑन आपका कलेक्टिव फीडबैक क्या होता है हर इंडिविजुअल राउंड में, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। लोग सोचते हैं कि ट्रियाज इज ऑल अबाउट टेक्निकल स्किल्स के अलावा कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिकॉज आप कस्टमर के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे हो, कमेंट्स ऐड कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो। तो अगर आपका कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग नहीं होगा या बोलना भी नहीं होगा तो कस्टमर से डील ही नहीं कर सकते हो। तो टेक्निकल स्किल्स के साथ में कम्युनिकेशन इज आल्सो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब हम रोल स्किल असेस करते हैं हैकर वर्ल्ड में, तो आई रिकमेंड पीपल कि आप टेक्निकल स्किल्स भी लेके आते हो तो आप अपना कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी रखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एट द एंड में ट्रियाज में आपको कम्युनिकेट ही करना होता है, रिसर्चर हो कस्टमर हो, डेली आपका जो डे टू डे लाइफ होता है वो कम्युनिकेशन से ही चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है टेक्निकल स्किल सेट के अलावा, कि कम्युनिकेशन भी आपका टॉप होना चाहिए। आज के हमारे पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। थैंक यू देवांश भाई हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए कि कैसे एक H1 एनालिस्ट और ट्रियाज टीम वर्क करती है। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आपका एक्सपीरियंस कैसा था हमारे पॉडकास्ट पे? महेंद्र, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, एज एन एनालिस्ट अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो वेरी मच थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आई होप कि मैंने आपको कुछ हेल्प किया होगा अपना लर्निंग जर्नी या फिर अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है एज एन एनालिस्ट कुछ शेयर कर पाऊँ आपके साथ, कुछ अच्छा
टिप्स दे पाया हूँ आपको। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ भी आप मेरे से अलग से पूछना हो, या आपको मुझे रीच आउट करना था, मेरे को मेरे ट्विटर हैंडल पे रीच आउट कर सकते हो, जो बेसिकली आपको महेंद्र शेयर कर देंगे अपनी वीडियो में। ये डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, और अपनी कोई क्वेरीज हो या आपको कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड हो तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आगे हम और भी ऐसे पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पर हम और डिफरेंट टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि देवांश भाई एक स्किल्ड पर्सन है और एक मल्टीटास्कर भी हैं। उनके पास कई तरह के नॉलेज है, जैसे कि Web3, AWS, और इसके साथ साथ वो गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू देवांश भाई फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेस एपिसोड। हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के लिए कन्वर्सेशन इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी, जहाँ पर हमने हमारे गेस्ट देवांश भाई के साथ डिस्कस किया कि कैसे एक ट्रियाज टीम वर्क करती है, किस तरह का वर्क फ्लो होता है, और जब आप कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करते हैं एज अ बग हंटर और एज अ रिसर्चर तो किस तरीके से उसे प्रोसेस किया जाता है। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो प्लीज़ कमेंट करें या सोशल मीडिया पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। जॉइन अस नेक्स्ट टाइम ऑन महेंद्र पॉडकास्ट एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड। ओवर एंड आउट।